हम बात करेंगे किसी मेटल ऑब्जेक्ट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर उस मेटल ऑब्जेक्ट को हम किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास सिचुएशन यहाँ पर दी हुई है। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। इनिशियली मैंने इनको किसी वायर से कनेक्ट नहीं किया है और स्फीयर 1 पे हमें चार्ज Q1 दिया है जिसका रेडियस R1 है, स्फीयर 2 पे चार्ज Q2 है जिसका रेडियस R2 है। क्योंकि दोनों मेटल ऑब्जेक्ट है तो जो भी चार्ज हम इसको दे रहे हैं वो सारा इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और दूसरा मैंने एक और एजम्पशन लिया है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे से बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे रखे हुए हैं ताकि इन दोनों के बीच में इंडक्शन इफेक्ट ना जनरेट हो, क्योंकि इंडक्शन इफेक्ट जनरेट होने से इनकी चार्ज डेंसिटी का इफेक्ट चेंज हो जाएगा। सो मैंने अब क्या किया, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जो कि एक कंडक्टिंग वायर है। तो अगर हमने इन दोनों स्फीयर को वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। सो सबसे पहले बात आती है कि जो चीज़ होने वाली है वो ये है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रीज़न इसके पीछे ये है कि क्योंकि इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है, क्योंकि इनका पोटेंशियल चार्ज पर और रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस अलग अलग हैं, चार्जेस अलग अलग हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल अलग अलग है। ठीक है। अब जब हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल अपने आप को कॉमन करने की कोशिश करेगा। अब कॉमन करने की कोशिश करेगा मतलब रेडियस तो चेंज नहीं हो सकता, तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करने लगेगा और एक बॉडी पे से चार्ज कम होना शुरू होगा और एक बॉडी पे चार्ज बढ़ना शुरू होगा। और ये तब तक होगा जब तक दोनों बॉडीज के पास कॉमन पोटेंशियल ना हो जाए। मतलब इस पर जो पोटेंशियल फाइनल में हो जाए वो इसी पे पोटेंशियल हो जाए। मीन्स कि हायर पोटेंशियल बॉडी से लोअर पोटेंशियल बॉडी की तरफ चार्ज का फ्लो होने लगेगा और वो तब तक रहेगा जब तक कि दोनों पर पोटेंशियल यानी पोटेंशियल ऑन दिस विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑन दिस। ठीक है। मान लीजिए इस रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले, चार्ज के फ्लो से पहले चार्जेस Q1 और Q2 थे और चार्ज का फ्लो होने के बाद, कॉमन पोटेंशियल आने के बाद चार्जेस Q1F और Q2F हुआ, जहां पर F फाइनल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि व्हेन कनेक्टेड बाय अ वायर चार्जेस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल बोथ हैव सेम पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई हमारे पास। अब मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद चार्जेस Q1F और Q2F हुआ, तो दोनों तरफ का पोटेंशियल अगर सेम है तो मैं लिख सकता हूं KQ1F अपॉन R1 शुड बी इक्वल्स टू KQ2F अपॉन R2। लेकिन प्रॉब्लम हमें Q1F और Q2F नहीं पता। मान लीजिए रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है Q1 और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है Q2। तो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के बेसिस पर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं चार्ज। तो चार्ज इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर और Q2F हो जाएगा सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज मैं यहां पे पुट कर देता हूं। तो क्या रिजल्ट मिला मुझे रिजल्ट कुछ ऐसा मिला कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। इट मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां पर ज्यादा होगा वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। मतलब जहां पर आपकी मेटालिक बॉडी में शार्प पॉइंट होगा, मतलब नुकीला हिस्सा होगा, वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी और जो सरफेस हमारे पास फ्लैट होंगी वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। एक यहां पर एग्जांपल देखिए, मैंने एक इर्रेगुलर बॉडी बनाई है। ये सरफेस फ्लैट है, ये थोड़ा कर्व्ड है, यहां पर भी कर्व्ड है, ये फिर फ्लैट हुआ, यहां पर कर्व्ड है और ये देखिए एक नुकीला पोर्शन है। तो इस कंसेप्ट को अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं तो जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। इस सेक्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। शार्प पॉइंट हैज लोअर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट मींस शार्प पॉइंट हैज हायर चार्ज डेंसिटी। तो इस पॉइंट पर हायर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी और फ्लैट सरफेस पर लोअर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। ये एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से ही होगा कि जो नुकीला हिस्सा होगा, जो शार्प पॉइंट्स होंगे, उन शार्प पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी और फ्लैट पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी मिनिमम होगी। अब ये प्रॉपर्टी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देती है जिसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्या कहता है? अभी हमने पीछे पढ़ा है कि शार्प एंड ऑफ अ कंडक्टर हैज हायर चार्ज डेंसिटी। अगर वो हायर चार्ज डेंसिटी है तो वो अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को आयनाइज्ड कर देगी। कैसे? क्योंकि इतना चार्ज होने की वजह से वहां पर इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से स्ट्रिप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और इस फिनोमिना को कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन की वजह से शार्प पॉइंट के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रिप होना शुरू कर देते हैं, उस प्रोसेस को, उस इवेंट को, उस घटना को कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है और कभी कभी इसको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल भी है यहाँ पे कि जब भी इलेक्ट्रॉन सरफेस से
स्केप होंगे, बाहर निकलेंगे कोरोना डिस्चार्ज की वजह से, तो क्या होगा, वो एक्सेलरेटेड मोशन में होंगे और जो सराउंडिंग एयर होगी उसमें जो एयर पार्टिकल्स होंगे उन एयर पार्टिकल से कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के वजह से जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स में जो एक्साइटेड एटम्स होंगे, वो एक्साइटेड एटम्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेंगे और जिसकी वजह से हमें ग्रीनिश कलर ऑब्जर्व होगा। ठीक है, आगे जाके जब मैं ईएम वेव्स पढ़ाऊंगा कोर्सेज में तब वहां पर इसको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आई होप कि आपको कोरोना डिस्चार्ज समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट में लिखिएगा। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं कि चलिए एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने पढ़ा है उस पर न्यूमेरिकल किस तरीके से बनेगा। आपको दो मेटेलिक स्फीयर दिए हुए हैं और दोनों का रेडियस दिया है कि एक का रेडियस ए है, एक का रेडियस बी है। उन दोनों को आपस में एक दूसरे से बहुत दूर रखा हुआ है और उन दोनों को कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से। अगर दोनों स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज क्यू है तो मुझे बताना है कि इंडिविजुअल स्फीयर पर चार्ज कितना होगा और हर स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए मैं इसको डायग्राम से बनाने की कोशिश करता हूं कि ये हमारे पास दो स्फीयर हुआ, स्फीयर ए और स्फीयर बी। इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, इस पे चार्ज क्यू है और इस पे चार्ज क्यू भी हमने एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो क्या है, क्यू। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टोटल चार्ज मींस क्यू ए प्लस क्यू बी शुड बी इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, दूसरा, जब आपने इनको मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया तो हायर पोटेंशियल स्फीयर से लोअर पोटेंशियल स्फीयर की तरफ चार्ज फ्लो होने लगेगा। कब तक, जब तक कि पोटेंशियल ऑन दिस ए विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑन बी। तो वी ए शुड बी इक्वल्स टू वी बी। सो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन लेट द चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज क्यू ए और क्यू बी हो जाता है तो मैं लिखता हूं इसको क्यू ए अपॉन ए दैट इज इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन बी। यहां पर क्यू ए क्यू बी में से कोई एक वैल्यू इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए क्यू ए निकालते हैं। क्यू ए क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू बी, और वो यहां पे पुट कर दीजिए। क्यू बी की वैल्यू जैसे ही पुट करी हमने तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास आती है क्यू ए इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए प्लस बी और क्यू बी इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन ए प्लस बी। तो हमारे पास दोनों बॉडीज पर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज मिल गया। अब चार्ज अगर मिल गया तो ये चार्ज की वैल्यू कहीं भी रख दीजिए इस एक्सप्रेशन में, इसमें या इसमें, तो आपको दोनों बॉडीज पर पोटेंशियल मिल गया क्योंकि पोटेंशियल दोनों पर कॉमन होगा। तो पोटेंशियल ऑन ए दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑन बी दैट इज 1 के अपॉन ए, और ये आपने चार्ज की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल आ गया। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पर। चलिए अब एक प्रॉब्लम लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल लार्ज ड्रॉप है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है और उसके ऊपर चार्ज दे रखा है। ठीक है, तो आप इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल निकाल सकते हो और आपको दे दिया कि सिंगल ड्रॉप के ऊपर इतना पोटेंशियल है और मैं इसको 10,000 छोटी छोटी ड्रॉप्स में ब्रेक कर देता हूं। तो बताइए एक छोटी ड्रॉप पर कितना पोटेंशियल होगा। मैं मान लेता हूं n ड्रॉप्स में मैंने इसको स्प्लिट कर दी। तो ऐसी ही किसी एक ड्रॉप का रेडियस मान लेते हैं, क्या हो जाता है RF फाइनल रेडियस, और उस पर जो चार्ज आता है वो स्मॉल q। अब देखिए यहां पर दो चीजें बहुत ईजी हैं। क्या कि इनिशियल चार्ज जो था वही चार्ज तो यहां पे टोटल होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही तो कह रहा है कि आपने बाहर से चार्ज नहीं दिया। अगर ये ड्रॉप स्प्लिट होती है n ड्रॉप्स के अंदर तो ये चार्ज भी n ड्रॉप्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल q अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आया? अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो ये कि जितना ये वॉल्यूम होगा लिक्विड का, इन सारी ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम भी तो उतना ही होगा। तो वॉल्यूम कंजर्व्ड है। तो इस सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई RI क्यूब, और एक सिंगल आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई RF क्यूब। और ऐसी टोटल कितनी ड्रॉप है, n ड्रॉप्स हैं। तो हमारे पास बड़ी ड्रॉप और छोटी ड्रॉप के रेडियस के बीच में एक रिलेशन आ गया। क्या कि बड़ी ड्रॉप का, छोटी ड्रॉप का जो रेडियस होगा वो बड़ी ड्रॉप के रेडियस का n⁻⁻⁻³ होगा। और हमने चार्ज अभी बताया कितना होगा, Q इज इक्वल टू Q अपॉन n, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपॉन RF। सिंपल, आपने RF निकाला और स्मॉल q निकाला, दोनों वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो आपको रिजल्ट क्या मिला कि पोटेंशियल ऑन स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू n⁻⁻2/3 ऑफ पोटेंशियल ऑन लार्जर ड्रॉप। ठीक है, तो किसी भी बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो छोटी ड्रॉप के पोटेंशियल का 2/3 टाइम्स हो जाएगा। अगर इसका रिवर्स हो जाए, क्वेश्चन में हमें क्या दे कि एक बहुत सारी छोटी ड्रॉप्स है और वो आपस में कंबाइंड होकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही हैं, जस्ट इसका उल्टा।
तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सेम वही कंसेप्ट है कि अब हम छोटी ड्रॉप के रेडियस से बड़ी ड्रॉप का रेडियस निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व्ड है तो लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे निकाला, ऐसे ही निकालेंगे वॉल्यूम सेम, तो आर एफ हो जाएगा n⁻⁴ri और चार्ज हो जाएगा n टाइम्स ऑफ q, क्योंकि मर्ज हुआ है तो चार्ज बढ़ेगा, स्प्लिट हुआ तो चार्ज घटेगा। तो लार्ज ड्रॉप का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/RF। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका एक्सप्रेशन वही आया जो यहां पर है। इन दोनों में देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि v स्मॉल n⁻⁻2/3 इंटू v लार्ज है, और यहां पर v लार्ज इज इक्वल टू n⁻2/3 v स्मॉल, यानी दोनों केस में एक ही रिजल्ट आ रहा है कि बड़ी ड्रॉप पर जो पोटेंशियल होगा वो छोटी ड्रॉप पर पोटेंशियल का 2/3 टाइम्स हो जाएगा। जितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स होंगी उसका 2/3 टाइम्स कर दीजिए। तो जो स्टूडेंट्स आप में से जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस रिजल्ट को याद रखिए बस, कि बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल n⁻2/3 टाइम्स छोटी ड्रॉप के पोटेंशियल होगा। न्यूमेरिकल जिस बेसिस पे आएगा आप उस बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले याद करने की बजाय अगर आप कंसेप्ट पर ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम किसी भी तरीके की आए आप उसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अब क्या कीजिएगा, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपनी बुक्स में से, एनसीईआरटी से जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते करिए। और अगर कोई डाउट आता है, किसी जगह कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो और कमेंट में भी लिख सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा आपके उन डाउट्स को क्लियर करने की। सो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।